दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जय हो स्टडी पे। इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का फॉर्म भरने से लेकर के जितने भी पद हैं, क्या योग्यता है, आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और प्रमुख सावधानियां और पूरी परीक्षा प्रक्रिया, इन सब के बारे में पूरा डिटेल वीडियो है। अपने मित्रों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, वो भी देख करके इससे मदद ले सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रीलिम्स का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 16 अप्रैल है। 16 मार्च से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि 12 अप्रैल को आप लोग लास्ट डेट मानकर चलिएगा, न कि 16 अप्रैल को, क्योंकि 12 अप्रैल को आपको जो पहली प्रक्रिया है, अर्थात रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा करने की जो प्रक्रिया है, वो 12 अप्रैल को ही कर लेनी है। 16 अप्रैल की डेट इसलिए आपको याद रखनी है कि 16 अप्रैल 2022 वो अंतिम दिन है जब जितनी भी शैक्षिक योग्यता, स्पेशल योग्यता है आपके पास, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिग्री है, जिसको आप मेंशन कर रहे हो, कैटेगरी का छोड़ करके आप किसी कैटेगरी में आते हो, रिजर्वेशन जिस पर आधारित होता है, उसका आप कभी भी बना सकते हो प्रमाण पत्र। EWS हो गया, SC हो गया, ST OBC, इसका आप कभी भी बना सकते हो। अगर अभी नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बाद में बन जाएगा वो। लेकिन शैक्षिक योग्यता आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 16 अप्रैल के पहले। ये साफ साफ दिया हुआ है। अभी 2021 का जो फॉर्म आया है मेंस का, उसमें फिर से दे दिया है कि 5 मार्च 2021, अर्थात जो अंतिम डेट थी यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स का फॉर्म भरने के पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा कार्रवाई भी की जाएगी, डिबार करने की तमाम जो है। तो आयोग सख्त है इस मामले में, इसलिए आप लोग अगर अपीयरिंग हैं ग्रेजुएशन में तो फिर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन या शैक्षिक योग्यता में केवल आपने एडमिशन ले लिया है या फिर लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट 16 अप्रैल से पहले नहीं आ रहा है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो उस पोस्ट के लिए, क्योंकि परिणाम आ जाना चाहिए आपका 16 अप्रैल 2022 तक, फॉर्म भरने तक। ठीक, ये बात आप पहली बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण है जो बात मैं बता रहा हूँ, उससे जुड़ी ही बात सबसे पहले कह दी गई है। यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है, ये मिथ्या निरूपण ही है कि हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जबकि साफ साफ दिया हुआ है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है और उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई जैसे प्रतिवारण, डिबार आदि प्रारंभ की जा सकती है। एक बात और है कि यदि आपने कोई त्रुटि कर दी है आवेदन भरते समय, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के जांचोपरांत यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र सबमिट किया है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा सबमिट अंतिम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। तो आप दूसरा आवेदन पत्र भर सकते हैं, दूसरी बार फॉर्म भर सकते हैं, वो दूसरा वाला आपका स्वीकार किया जाएगा और शेष इसके पहले जो आपने गलत भर दिया था वो निरस्त हो जाएगा अपने आप। इसके अलावा एक और रास्ता है कि आप जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, सबमिट करने के बाद, जब सबमिट कर दिया है आवेदन को, तो एक बार आपको मौका मिलेगा उसमें संशोधन करने का, मॉडिफाई करने का। उसकी प्रक्रिया मैं बताऊंगा आपको, या फिर इजीली आप अगर साइबर कैफ़े में जहां फॉर्म भरवाने जाते हो वहां पर वो कर देगा, उसको पता होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और है कि 250 लगभग पद हैं, इनमें 93 पोस्ट हैं डिप्टी एसपी के और 39 पोस्ट हैं SDM के, 14-15 पोस्ट हैं BSA के, इसी तरह अन्य पोस्ट हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, न तो डिप्टी एसपी दिया है, न तो SDM दिया है, न तो BSA दिया है, न तो और कोई पोस्ट दी है। यहाँ तो कुछ अलग ही है और इसके लिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हम तो योग्य ही नहीं है, कैसे भर दें। बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देंगे कि भरने के चक्कर में टिक करते चले जाएंगे हाँ हैं, और बाद में उनके साथ कार्रवाई हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों तक भी ये सारी वीडियो पहुँचाइए ताकि सभी भ्रम उनके दूर हो जाएं। देखिए, सिंपल ग्रेजुएशन, सामान्य स्नातक, मतलब किसी भी विषय से आप स्नातक हैं, BTech हैं, BSc हैं, BA हैं, कुछ भी हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो सिंपल ग्रेजुएशन की पोस्ट है SDM, डिप्टी एसपी
अन्य बहुत सारे पोस्ट होते हैं। मैक्सिमम पोस्ट जो आती है वो सिंपल ग्रेजुएशन की ही आती है, एक आध बार अपवाद को छोड़ दिया जाए जैसे 2021 वाला। तो मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएशन सिंपल मांगता है, तो उसके लिए अलग से यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे अलग से सिर्फ उन्हीं पोस्ट्स को मेंशन किया गया, उन्हीं पदों को मेंशन किया गया है जिसके लिए स्पेशल कुछ आपकी योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि रजिस्ट्रार, एपीओ, इसके लिए विधि स्नातक आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर या 5 ईयर, ठीक है। इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है, सह विद्यालय निरीक्षक, अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद एबीएसए या एडीआईओएस आदि के जो पद होते हैं, जिला प्रशासनिक अधिकारी जो इस श्रेणी में होते हैं डीआईओएस के लेवल के, स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास पीजी होनी चाहिए, बस एमए होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी विषय से, किसी भी विषय से। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास वाणिज्य स्नातक होना चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट, सीधे सीधे लिखा है, कोई समकक्षता यहाँ पर नहीं आपको दिखाई पड़ रही, इसलिए सोचना नहीं है। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 श्रेणी 2, इसके लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। मतलब साइंस में बीएससी हो, लेकिन बीएससी में एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान हो। एक विषय के रूप में जब भौतिक विज्ञान की बात होती है तो प्योर फिजिक्स की यहाँ पर बात होती है, अर्थात जो फिजिक्स का सिलेबस निर्धारित है ग्रेजुएशन में, जो बीएससी में ही आपको देखने को मिलता है, 2 वर्ष या 3 वर्ष का पूरा कोर्स होता है, वो होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए तो ही मान्य होगा। अब यहाँ पर भी समकक्षता पहले रखता था, हटा दिया गया है। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक, मतलब आपका बीएड होना चाहिए, इसमें बीएड और एमए इसमें आपके होने चाहिए। रसायनज्ञ, इसमें कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री, किसी प्रयोगशाला में न्यूनतम 3 वर्ष का रासायनिक विश्लेषण, ठीक है, या भी नहीं है, ये दोनों होने चाहिए, ठीक है। इसमें वरीयता दी जाएगी गुणवत्ता नियंत्रण में, जिसको विशेष परीक्षण है, रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है, ये नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन ये दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए, विशेषज्ञ कार्याधिकारी कंप्यूटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, अर्थात बीटेक में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीटेक मांग रहा है यहाँ पे, गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, एमएससी गणित, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, लेकिन ये तभी जब एमएससी मैथमेटिक्स है, तो एमएससी मैथमेटिक्स के साथ आपका ये स्नातकोत्तर डिप्लोमा कंप्यूटर होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये दोनों बातें होनी चाहिए या फिर ये होना चाहिए, ठीक। जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश किसी सेवा समूह ख, इसमें कृषि एग्रीकल्चर में आपकी डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसके लिए अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या कॉमर्स के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए, तथा विधि, श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आपके पास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और वाणिज्य में, कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ क्या होना चाहिए, सिर्फ यही ग्रेजुएशन होने से नहीं चलेगा, इसके साथ क्या होना चाहिए, लॉ, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर इन्हीं विषयों में से किसी विषय में परास्नातक की, पीजी की उपाधि होनी चाहिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए। इसके अलावा व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग, ये तो एकदम नया पोस्ट है, अभी तक आई नहीं थी इस तरह की कोई पोस्ट। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर ये दोनों नहीं हैं तो आप होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में अगर ग्रेजुएशन की डिग्री धारित करते हैं
तो भी इस पद के योग्य होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पद हैं जिसके लिए इंटरव्यू नहीं रखा गया है, डायरेक्ट सिर्फ मेंस का एग्जाम होगा, तो प्रीलिम्स और मेंस केवल होगा। प्राविधिक सहायक भूभौतिकी और कर निर्धारण अधिकारी। प्राविधिक सहायक भूभौतिकी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूभौतिकी, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ पीजी की उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। बीएससी स्तर पर भौतिक शास्त्र या गणित के साथ, ध्यान रखिएगा। और दूसरे में कर निर्धारण अधिकारी में 55% अंकों सहित कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो ये स्पेशल पोस्ट हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई भी किसी भी पद के लिए आप अगर कोई भी डिग्री नहीं धारित करते हैं, सिर्फ आपके स्नातक हैं, तो आप डायरेक्ट जाके फॉर्म भरिए। इन सब में नो कर दीजिएगा बस। आप सिंपल ग्रेजुएशन के जो पोस्ट हैं जिसके लिए अलग से दिया नहीं रहता है, अलग से यहाँ पर नहीं मेंशन है, क्यों? क्योंकि उसके लिए सिर्फ आपके पास स्नातक होना चाहिए। अगर उसके लिए कुछ स्पेशल योग्यता चाहिए किसी पद के लिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है अलग से। आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, जिसको मतलब जरा भी डाउट रहा होगा। शैक्षिक अर्हताओं के बारे में जो हमने आपको शुरुआत में बताया, 16 अप्रैल की डेट याद रखिएगा। परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करे। ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पूछेगा स्नातक हैं, प्रस्नातक हैं, या फिर विभिन्न अर्हताओं में जाएंगे तो वहाँ पूछेगा कि अर्हता है कि नहीं है। वहाँ यस या नो करना है, नहीं है तो नहीं करिए। बिल्कुल लालच में मत पड़िए, कुछ मिलने वाला नहीं है, सिवाय आपकी परेशानी बढ़ाएगा ये चीज़, और कुछ करेगा नहीं। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कतिपय पदों के लिए, कुछ पदों के लिए विशेष एलिजिबिलिटी है, विशेष अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए। उन पदों का विवरण यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। कुछ पदों के लिए कुछ विशेष आपके लिए शारीरिक दक्षता भी जरूरी है, जैसे पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए हो गया, जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए हो गया, अधीक्षक कारागार पद के लिए हो गया, आबकारी निरीक्षक पद के लिए हो गया, उपकारापाल के लिए हो गया। तो इनके लिए कुछ विशेष शारीरिक दक्षता भी होनी चाहिए। अब परीक्षा प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो 3 चरण में परीक्षा है पूरी। कुछ पदों को देख लें जो विशेष पद हैं जिसके बारे में भी चर्चा हुई, उनमें इंटरव्यू नहीं है। बाकी आपकी 3 चरणों की परीक्षा है, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 पेपर होंगे, एक आपका जीएस का पेपर हो गया, दूसरा सीसैट का पेपर होगा। जीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ, कुल 200 अंकों का ये पेपर होगा आपका। सीसैट इसमें 100 प्रश्न आएंगे और यहाँ पे आपको सिर्फ 33 प्रश्न सही करने होंगे, ये भी 200 अंकों का होता है। तो यहाँ पे आपको 66 अंक पाने हैं, 33 प्रश्न सही करने हैं बस। प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट बनती है जीएस फर्स्ट पेपर के अनुसार बनती है, आधार पे बनती है। जीएस जो सीसैट का पेपर है इसमें केवल आपको पास होना होता है, 33% अंक पा जाएंगे तो इसमें पास हो जाएंगे। जीएस 1 में जो आपका अंक आएगा उसी आधार पे कट ऑफ बनती है। कट ऑफ अमूमन 95 के आसपास जाती है, अमूमन 95। हाँ, आपके पास अपवाद भी होंगे, आप कह सकते हैं, ठीक है, 80-85 वालों का भी होता है, लेकिन 95 मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो एकदम श्योर होते हैं, क्योंकि आपने देखा 19-20 का जो आंसर किया या उसमें 39 प्रश्न चेंज कर दिए गए, तो किसी को पता है क्या कि उसने कितना अंक पाया है। इसलिए 95 सेफ है, इतना स्कोर आप अगर अर्जित कर रहे हैं तो हर हाल में आप सेलेक्ट होंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए टारगेट आपको करना है कि 150 में कम से कम 95 आपके प्रश्न सही हों, एकदम नेगेटिव मार्किंग हटा करके। इसके लिए एक्यूरेसी आपको बनानी है, अभी से टेस्ट सीरीज लगानी है, पढ़ाई इस तरह से करनी है कि पढ़ाई भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। जैसा कि मैं अपने 30 डे के क्रैश कोर्स में इसी बात पे जोर देता हूँ कि बार बार आप उन वीडियोस को पढ़ें,
देखें, उनके PDF पढ़ें, टेस्ट लगाएं जो ग्रुप में दिए गए हैं। इतना माइन्यूट करके मैंने छांट कर दिया है कि वो दुर्लभ कलेक्शन है आपके लिए। अगर वो कर रहे आते हैं बहुत ईजिली आप क्वालिफाई हो जाओगे। बाकी परीक्षा संबंधी जो वीडियोस आने शुरू होंगे हमारे, उनको डेली फॉलो कर लीजिएगा। आपको स्वयं अपने अंक, अपनी एक्यूरेसी बढ़ती हुई नजर आएगी डेली बेसिस पे। हर दिन आप में सुधार अपने आप को दिखेगा, फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो। उसके बाद मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम, पहला पेपर हिंदी का होता है 150 अंकों का, निबंध का दूसरा पेपर होता है 150 अंकों का। तो हिंदी का पेपर तो हिंदी में होगा, निबंध आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक में दे सकते हो, ठीक है। और ये जो 300 अंक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फाइनल मेरिट में आने के लिए, आपके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हो। ये क्वालिफाइंग नेचर के नहीं हैं, ये नंबर जुड़ते हैं और आपकी मेरिट इसी के आधार पे बनती है, इसलिए इनको भी आपको सीरियसली लेना है, ठीक है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद इनको थोड़ा थोड़ा देखते रहना है। बाकी निबंध और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी आप डेली एक एडिटोरियल न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, काफ़ी विचार आपके डेवलप होंगे, काफ़ी नॉलेज आपको होगी। फिर GS के 4 पेपर हैं, GS फर्स्ट, GS सेकेंड, GS 3 और GS 4 करके 200 अंकों के चारों पेपर हैं, कुल 800 अंकों के। विभिन्न विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो उनको भी, जो आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हो वे भी यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। करंट अफेयर्स और विस्तृत अध्ययन यहाँ पे आपको करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको प्रीलिम्स के साथ साथ ही करनी होती है। प्रीलिम्स में जो आप चीज़ पढ़ते हो, जो फैक्ट आपको वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, वो आपके लिए मुख्य परीक्षा में भी काम आते हैं। प्रीलिम्स तक में ही नहीं, मुख्य परीक्षा तक में भी वो काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? जब आप आंसर राइटिंग करोगे तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। 4th पेपर जो है वो विशेष है, एथिक्स है, सिलेबस कम है, कॉन्सेप्ट बस आपको समझ में आना है। विचार आपके पहले से ही अच्छे हैं, अगर पहले से डेवलप्ड है तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। नैतिक दृष्टि से आप उचित सोचते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं, जो नैतिक मानक मूल्य आदि हैं, जो सामाजिक मानव मूल्य के रूप में जाने जाते हैं, जो आपके आसपास दिखाई देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें संतुलन और आपको टर्मिनोलॉजी दोनों ही पता है, तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाता है। बिना पढ़े भी आप ये सॉल्व करके अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए ये लोड लेने वाला पेपर होता नहीं है। GS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसमें आपको मेहनत करनी होती है। इसके अलावा आपका वैकल्पिक विषय एक रहेगा, विभिन्न लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन आपके पास होगा ही। तो उन जो लिस्ट में विषय दिए गए हैं उसमें से कोई एक विषय का चुनाव आपको करना है। उस विषय के 2 पेपर होंगे 200 अंकों के, ठीक है। उस विषय के 2 पेपर होंगे 200 अंकों के, और वैकल्पिक विषय को आपको अभी से तैयार करना है। प्रीलिम्स के पहले आपका 3/4 तैयार हो जाना चाहिए। विषय कोई ऐसा लीजिए जो सरल हो और GS में भी आपके काम दे। जैसे मैंने आपको कुछ विषय बताए हैं, इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, PSIR है, ये ऐसे विषय हैं जो आपको दोनों में काम देंगे। GS में भी पर्याप्त, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी। इसके अलावा आपका वैकल्पिक विषय तो रहेगा ही। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको वास्ट सिलेबस नहीं पढ़ना होगा, सब उसी के दायरे में आ जाएगा और निबंध भी आप अच्छा लिख लोगे। और अंत में 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 100 नंबर का हो जाने के कारण इंटरव्यू अब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है। हालांकि मायने तो रखेगा आपको मेरिट में स्थान दिलाने में, लेकिन अगर 10-15 नंबरों से आप लुढ़क रहे होगे तो ये बचा सकता है आपको। लेकिन ज़्यादातर अब आपको मेंस में अगर मार्क्स अच्छे खींच रहे हैं तो इंटरव्यू के मार्क्स अगर 10-15 नंबर घट भी जाते हैं, सामान्य अंक भी, एवरेज अंक भी मिलते हैं, तो भी आप अच्छे रैंक हासिल कर सकते हो। तो ये रही पूरी परीक्षा की रूपरेखा, प्रक्रिया। तैयारी करना चाहते हैं UP PCS की संपूर्णता में, तो प्री कम मेंस या प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स से या टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं 9453775039। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जुड़ करके टेलीग्राम पे हमारा जो UP PCS के लिए संपूर्ण
कार्यक्रम चल रहा है उसमें भाग ले सकते हैं, जहाँ पे न सिर्फ आप सही समय पर, उचित समय पर, मतलब 1 महीने पहले एग्ज़ाम के सब कुछ पढ़ लोगे, बल्कि कई बार रिवाइज भी कर लोगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो चलेगा ही चलेगा। तो संपूर्णता में तैयारी करने के लिए अभी से लग जाइए, होली का इंतजार मत करिए, कल का परसों का। अगर निकालना है सही मायने में, 93 पोस्ट है डिप्टी एसपी की, अब क्या चाहिए आपको? 39 पोस्ट है एसडीएम की, 14-15 पोस्ट है बीएसए की। बहुत अच्छी पोस्ट हो सकता है आगे बढ़े, क्योंकि इस 2024 के लिए अभी तैयारी शुरू हो गई है। और चूँकि इतना गर्म मुद्दा था रोजगार का, तो इस पे ध्यान अगर सरकार का जाएगा या गया होगा, निश्चित रूप से गया होगा, अध्ययन तो किया ही होंगे, तो ज़रूर इस दिशा में कदम उठाएंगे। जो दिख भी रहा है, तमाम जो संस्थाएं अलर्ट कर दी गई हैं रोजगार संबंधी, तो आयोग भी उसमें से एक है। तो अगर पद बढ़ते हैं तो भी, अगर नहीं बढ़ते हैं तो भी डिप्टी एसपी के पद पर्याप्त हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। इसलिए बिल्कुल समय को जाया मत जाने दीजिए, अभी से लग जाइए। लक्ष्य के लिए बहुत नज़दीक है 12 जून, बहुत दूर नहीं है। 12 जून आ ही गया, अप्रैल मई फिर जून आ गया, उसी में पढ़ना भी, रिवीजन भी करना है। तो सोचने समझने का समय नहीं है, कि पुस्तकें खरीदने का समय नहीं है, जो है उसी में तैयारी करिए। नए में जुड़ना चाहते हैं, अगर फ्रेश हैं, कुछ तैयार नहीं हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से ग्रुप से जुड़ें, आपकी मदद की जाएगी पूरी परीक्षा क्वालिफाई करवाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ अब भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है। अगर बहुत ही गंभीर सवाल है, बहुत नाजुक है, तो फिर वहाँ भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।